जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स मेरे साउथ साइड से भी हैं, तो उन सभी का एक रिक्वेस्ट था कि एक वीडियो आए जिसमें हम कंपैरिजन कर सकें गोट फार्मिंग को पिग फार्मिंग के साथ। अल्टीमेटली तो हम सारे एक बिजनेसमैन ही हैं, तो किस बिजनेस में ज्यादा मुनाफा आ सकता है, किस में ज्यादा आरओआई है, तो इस चीज को कंप्लीटली डिस्कस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक प्रॉपरली एक पिग पे ही नहीं डेडिकेटेड रहेगा। हम एक कंपैरिजन करेंगे कि हेल्दी कंपैरिजन करेंगे कि पिग फार्मिंग और गोट फार्मिंग क्या है, क्योंकि मेरा दोनों में ही अच्छा एक्सपीरियंस है। जो मेरे एक अपनी फॉटे है वो पिग फार्मिंग पे है, डेयरी फार्मिंग और गोट फार्मिंग पे है। और फॉर द टाइम बिंग आज हम डिस्कस करेंगे पिग फार्मिंग और गोट फार्मिंग में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम इसमें प्रॉफिटेबिलिटी और गेन कर सकते हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम हर एक एस्पेक्ट से जज करेंगे। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट रहेगा हाउसिंग का। हाउसिंग मतलब उनकी रहने की जगह। अगर मैं बात करूं पिग फार्मिंग की, तो पिग फार्मिंग के लिए हमें एक फार्म बनाना पड़ेगा, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से पेन्स बनाने पड़ेंगे। और सबसे पहले कि हमें एक एरिया ढूंढने में बड़ी क्रुशियलिटी आती है, क्योंकि इन द सिटी हम नहीं बना सकते, विलेज में भी नहीं बना सकते, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्शन हो जाता है पिग फार्मिंग को लेके। तो हमें एक मतलब आइसोलेटेड जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां हम अपनी पिग फार्मिंग कर सके। अगर हम बात करें गोट फार्मिंग की, तो गोट फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए बस इतना ही है कि एक एरिया इनक्लोज करना है हमने चारों तरफ से, और 2-3 अपने गोट से हम अपनी गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हाउसिंग में पॉइंट आ जाता है साफ सफाई का। साफ सफाई इन द केस ऑफ हम बात करें सुअर के केस में, पिग फार्मिंग केस में, तो उनको इतना हैम्पर नहीं होता। लेकिन वही हम बात करें गोट्स में, तो गोट्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं। अगर उनके आला दुआला गंदा हो तो स्पेसिफिकली अगर साफ सफाई की बात करें तो हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा गोट फार्मिंग की तरफ। दूसरा एस्पेक्ट आ गया हमारा यूजेस। इसको कैसे यूज कर सकते हैं पिग्स को और गोट्स को। पिग्स की अगर बात करें तो पिग्स को डायरेक्टली हम जैसे ब्रीडिंग करते हैं, और दूसरा मीट पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हम अपना इससे ही प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं पिग के मीट से। ठीक है, वही बात करें गोट्स की। गोट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो यूज में आती हैं। इसका मीट भी यूज में आता है, मिल्क भी यूज में आता है, इसके ऊपर की हाइड जो चमड़ी होती है वो भी यूज में आती है, इसका जो मतलब ये फीकल मैटर करती है वो भी यूज में आता है। ठीक है, सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है जो इसका दूध है ना, दूध में एक प्रोटीन होती है A2 नामक। जैसे बहुत सारे फार्मर्स ने ये चीज शायद सुनी ना हो, लेकिन दूध में भी 2 वैरायटी आती हैं। अगर हम शहरों में जाए ना, मेट्रो सिटीज में जाए, तो वहां मिलता है दूध, A1 मिल्क मिलता है और A2 मिल्क मिलता है। A1 मिल्क जो है थोड़ा सस्ता होता है, A2 मिल्क स्पेसिफिकली थोड़ा महंगा होता है। A2 मिल्क ज्यादातर हमारी जो देसी गाय है, साहिवाल, गिर, राठी, थार पारकर, उनमें मिलता है। और गोट्स के केस में तो वो मिलता ही मिलता है। सो A2 मिल्क जिसकी की मेडिसिनल क्वालिटी भी मतलब जो अवेलेबिलिटी है, जो उसके अपने रीजंस हैं, बहुत स्ट्रांग है। इसलिए A2 मिल्क के कारण जो गोट का मिल्क है वो भी बहुत डिमांड में है। अगर इसके सारे पॉइंट में कंपैरिजन करें, मीट में, हाइड में, फाइबर, मैन्योर में, तो मिल्क इसका सबसे मेन एस्पेक्ट निकल के। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में बात करते हैं इसकी ब्रीड्स के बारे में। तो पिग्स के केस में ज्यादातर जो फार्मिंग हो रही है वो यॉर्कशायर पे हो रही है, ड्यूरॉक पे हो रही है, हैम्पशायर पे हो रही है। तो यही कुछ नस्लें हैं, सारी ही एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं, बाहर की ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो इसमें प्योरिटी का चांसेस फिर भी निकल के आता है, क्योंकि ये खुद इंडियन ब्रीड्स नहीं है, तो बाहर की ब्रीड है, हमें इतना स्पेसिफिकली पता नहीं है प्योरिटी है कि नहीं है। वही मैं अगर बात करूं गोट फार्मिंग की, तो गोट फार्मिंग है जैसे है बीटल है, पंजाब के एरिया में बहुत कॉमन है, तो जिसको अमृतसरी नस्ल ही बोला जाता है। तो इनकी प्योरिटी की हमें वैलिडिटी है। अगर मैं बात करूं जैसे यूपी की स्टेट की, वहां पर जमुनापुरी है, केरला की स्टेट की बात करूं वहां पर मालीबारी है, पंजाब में तो बीटल है ही है, राजस्थान यूपी में सिरोही है, जैसे महाराष्ट्र की बात करूं वहां अस्मानाबादी है। तो डिफरेंट ये नस्लें हैं जो अलग अलग स्टेट्स में मिलती हैं। अपने अपने रीजंस हैं। कई जो है सिर्फ मीट के लिए हम कर सकते हैं, कई मिल्क के लिए कर सकते हैं, कई हम डुअल पर्पस मीट के लिए भी और मिल्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है प्रोलिफिकेसी का, मतलब कितने टाइम में कितने बच्चे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं पिग फार्मिंग में, तो उसमें जो गेस्टेशन पीरियड है, जो एक बच्चे कंसीव से बच्चे पैदा होने का जो टाइम है, वो सिर्फ है 114 दिन का। अगर मैं बात करूं गोट की, तो उसमें जो ये काफी लंबा खिंच जाता है, वो सिर्फ रहता है 150 डेज का। तो अगर मैं बात करूं इनके गेस्टेशन इंटरवल में, तो ज्यादा जल्दी हमें बच्चे किससे मिल सकते हैं इन द केस ऑफ पिग्स के केस में। तो इस चीज में गोट फार्मिंग पीछे रह जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीटर साइज का, मतलब कितने बच्चे।
हमें पता है कि जो एक सुई है, एक सुई में वो हमें मतलब ज्यादा नहीं बोलूं तो एटलीस्ट एवरेज बोलूं 12 बच्चे तो दे ही देती है। लेकिन वही मैं बात करूं अगर गोट की, तो वो सिर्फ एक सुई में सिर्फ एक बच्चा ही देती है। तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ज्यादा जल्दी कोई बिजनेस को हम बढ़ाने की कोशिश करें तो पिग फार्मिंग में वो ज्यादा जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा एज कंपेयर्ड गोट फार्मिंग में, क्योंकि उसमें सिर्फ एक बच्चा ही आएगा। तो साल में सिर्फ गोट में सिर्फ 2 बच्चे आएंगे, और इन द केस ऑफ पिग फार्मिंग में हमें एक साल में तकरीबन 24 से लेके 26, 27, 28 तक बच्चे मिल सकते हैं। सो लिटर साइज के कंपैरिजन में फिर पिग फार्मिंग आगे ही है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फीडिंग का। फीडिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो मतलब इन दोनों जो सेगमेंट्स हैं, गोट फार्मिंग और पिग फार्मिंग को बैलेंस आउट कर देगा, क्योंकि इन केस ऑफ पिग्स में जो मैक्सिमम खर्चा निकल के आता है वो निकलता है फीड का ही। जैसे आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी है, हम कितना फीड के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टार्टर की अलग, ग्रोअर की अलग, फिनिशर की अलग, फिर जो दूध देने वाली है उनकी अलग, कितना ज्यादा क्रूशियलिटी होता है, क्योंकि सारा मेजरली डिपेंड करता है कौन सी फीड दे रहे हैं, कितना प्रोटीन लेवल्स है, फाइबर लेवल, हर एक चीज को बैलेंस आउट करते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो फीड कॉस्टिंग है, सबसे ज्यादा निकल के आती है, क्योंकि 70 to 80% जो खर्चा निकल के आता है वो पिग फार्मिंग में, फीड में निकल आता है। इसलिए थोड़ा सा हमें महंगी पड़ती है, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट गोट फार्मिंग के कंपैरिजन में बहुत महंगी पड़ती है पिग फार्मिंग। ठीक है, वही मैं बात करूं गोट्स की, तो गोट्स पता ही है कि रूमिनेंट है। ठीक है, वो जितने भी पत्ते हैं वो सारे खा सकती हैं, रूमिनेंट है, थोड़े से जो घास है वो भी खा सकती हैं। तो इनके केस में जो फीड है उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही बहुत कम है। इनको दूध के हिसाब से उतना नहीं, मैक्सिमम ये 500 ग्राम और मिनिमम ये 500 ग्राम और मैक्सिमम ये 1-1.5 किलो तक की फीड खाएंगी। सो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिग फार्मिंग में वो बहुत महंगी रह जाती है और गोट फार्मिंग काफी सस्ती रह जाती है। नेक्स्ट बात करें मार्केट की, तो मार्केट की अगर बात करें तो जो एक पिग फार्मिंग की जो मार्केट है सेल आउट करने की, वो छोटी है थोड़ी मार्केट, क्योंकि दूर दूर जाके ही हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। आसपास है वो इतना नहीं है, क्योंकि कुछ कम्युनिटीज हैं जो पिग फार्मिंग को ठीक नहीं समझती हैं। वही मैं बात करूं गोट फार्मिंग की, तो गोट फार्मिंग की तो मार्केट हमारे सराउंडिंग से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा काफी टाइम जैसे डेंगू वगैरह आता है तो इसका मिल्क की कॉस्टिंग कहां चली जाती है। तो इसका कोई भी हो, हाइड हो, मीट हो या मिल्क हो, इसमें किसी भी फार्मर को कोई आपत्ति नहीं है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से गोट फार्मिंग काफी एक अच्छा एलैबोरेट बिजनेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है उस केस में पिग फार्मिंग फिर पीछे रह जाती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिग फार्मिंग में काफी ज्यादा होती है। क्योंकि अगर हमने सोचा ही है कि हमने पिग फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा उनको खिलाना क्या है। फीड का हमें पहले ही अपना बजट बना के रखना पड़ेगा। तो फिर उनकी एक लैंड लेनी पड़ेगी जो हमें अपने आउटसाइड प्रेमिसेस पे लेनी पड़ेगी, जो हम एक इन द सिटी या विलेज पे नहीं ले सकते, क्योंकि काफी ऑब्जेक्टिविलिटी आ जाती है पिग फार्मिंग को लेके। सो उसका जो फार्म का स्ट्रक्चर सेटअप करना है उसमें भी काफी पैसा निकलता है। सो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है हमारे पिग फार्मिंग के केस में। गोट फार्मिंग में पता ही है कि एक छोटा सा हमें इनक्लोज एनवायरनमेंट ही देना है और हम अपनी गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, मतलब पिग फार्मिंग में बहुत ज्यादा खर्चा है, इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इन द केस ऑफ गोट फार्मिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कमर्शियल सक्सेस का, कि किस में हमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा निकल के आती है। इसमें हैंड्स डाउन पिग फार्मिंग विनर है, क्योंकि पिग फार्मिंग हमें पता ही है कि एक साल में 24 से 30 तक बच्चे दे जाती है। मतलब ये बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपैंड करता है, उतना ही जल्दी इनका वेट गेन हो सकता है। और वही है गोट फार्मिंग। गोट फार्मिंग में हमें साल में सिर्फ 2 बच्चे मिलेंगे। चलो एक तो उनका मीट का भी होगा, इनके सारे एस्पेक्ट भी अगर मिला दें, मिल्क का, इनकी हाइड का, काफी यूसेस भी अगर निकालें, फिर भी पिग फार्मिंग बिजनेस पॉइंट व्यू से ज्यादा सक्सेस देती है। लेकिन इसको हम बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? अगर गोट्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा है तो उस केस में हम प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं गोट फार्मिंग में। ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि पिग्स के केस में क्वांटिटी अपने आप ही बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मतलब इसमें होते हैं फैरोइंग के केस में। लेकिन इसके केस में बच्चे कम होते हैं, इसलिए हम जितनी ज्यादा क्वांटिटी रखेंगे उतना ज्यादा ही हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं गोट फार्मिंग में। नेक्स्ट बात आती है हमारी सब्सिडीज की, गवर्नमेंट्स की क्या स्कीम्स है। तो
तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या सब्सिडीज हैं दोनों ही स्ट्रीम्स में, चाहे वो पिग फार्मिंग में चाहे वो गोट फार्मिंग में, दोनों में ही गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है। पिग फार्मिंग में तो मैंने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसमें सारी स्कीम सारी सब्सिडीज को मैंने मेंशन आउट किया है। अगर गोट फार्मिंग में भी बहुत सारी ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं। वही लेटेस्ट जब एक शुरू है जम्मू की स्टेट में, जो लेटेस्ट में मैं पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने काफी सब्सिडी दी है गोट फार्मिंग के केस में, तो इसमें भी काफी चीजें हैं। तो ये एक मोटा मोटा कंपैरिजन है। अगर मैं बात करूं ऑन द होल कमर्शियल सक्सेस के ऊपर ही लेके बात करूं तो पिग फार्मिंग थोड़ा इजी आउट हो जाता है, ठीक है, लेकिन गोट फार्मिंग भी पीछे नहीं है। गोट फार्मिंग में जो सबसे जो एस्पेक्ट आ रहा है जिसके कारण गोट फार्मिंग इतना डेवलपमेंट इतना ज्यादा आगे बढ़ रही है, वो है इसका A2 मिल्क वाला कंसेप्ट। क्योंकि जितना ज्यादा हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, हमें मिल्क के एस्पेक्ट भी उतने पता चल रहे हैं। सो A2 मिल्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी देगा, ठीक है। तो इसका हर एक चीज ही यूज में आ जाती है, मीट, मिल्क, हाइड, मैन्योर या इसका दूध, तो सारी चीजें ही कंपैरेटिवली हमारे यूज में आती हैं। सो गोट फार्मिंग को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आज के टाइम में बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनका बहुत बड़ा बड़ा टर्नओवर है गोट फार्मिंग को लेके। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ गोट फार्मिंग पे ही लेके आऊं, इसकी मैनेजमेंट पे भी वीडियोस आए, इसकी फीडिंग पे भी वीडियो आए, तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन, और मेरी ईमेल आईडी drdamra@gmail.com पर जाके भी आप कमेंट या मेल कर सकते हो, ताकि इस पे हम और कुछ वीडियोस भी लेके आए, क्योंकि ये मेरा फॉर्टे है। गोट फार्मिंग मेरा एक एक्सपीरियंस का अपने एक्सपीरियंस है इसमें, तो इसमें हम अच्छे से और भी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे सकते हैं। और ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया दोनों को एक बैलेंस आउट तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कंपैरिजन करने की, जिसमें कि गोट फार्मिंग के अलग फायदे हैं, पिग फार्मिंग के अलग फायदे हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक लेके। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा फार्मर से शेयर करो। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।